User and group management on Red Hat Enterprise Linux 6 सर्वर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की एक्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़र नेम और पासवर्ड का मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम यूज़र्स क्रिएट करते हैं और हर यूज़र अकाउंट पे कोई एक पासवर्ड सेट करते हैं। सिर्फ वही फिज़िकल यूज़र्स या वही यूज़र जिन्हें यूज़र नेम और पासवर्ड्स की एक्सेस होती है वही हमारे सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र्स जिनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड की एक्सेस हो वही हमारे सर्वर को एक्सेस कर सकें। सर्वर पे एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट आसान करने के लिए हम इन यूज़र्स को या इन मल्टीपल यूज़र्स को किसी कॉमन पर्पस के लिए किसी एक ग्रुप के अंदर असेंबल कर सकते हैं। ग्रुप की हेल्प से अगर हम चाहें तो किसी रिसोर्स को, जैसे किसी फाइल या फोल्डर की एक्सेस अगर हम यूज़र्स को देना चाह रहे हैं, एंड कई ऐसे यूज़र्स हैं जिनको हम सेम परमिशन या सेम सेट ऑफ परमिशंस देना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि हम हर एक इंडिविजुअल यूज़र पे अलग अलग परमिशन सेट करें, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम इन यूज़र्स को किसी एक ग्रुप के अंदर असेंबल कर लें और बजाय हर इंडिविजुअल यूज़र पे परमिशन लगाने के हम जो परमिशन है उस ग्रुप पे लगा दें जो हमने यूज़र्स के लिए क्रिएट किया है। ऐसा करने से जैसे हम ग्रुप पे परमिशन सेट करेंगे तो वो सारे यूज़र्स जो इस ग्रुप के मेंबर होंगे उन पे भी वही परमिशन अप्लाई हो जाएगी। RHEL 6 पे जो यूज़र्स हम क्रिएट कर सकते हैं या जो यूज़र अकाउंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक जिसको हम कहते हैं सिस्टम अकाउंट। सिस्टम अकाउंट्स जो हैं इनको हम डायरेक्ट PC पे लॉगिन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इस पर कोई लॉगिन शेल आपको नहीं मिलता है, बल्कि इनको आपके सिस्टम पे रन करने वाली एप्लीकेशंस या डीमन्स यूज़ करते हैं रिसोर्सेज की एक्सेस के लिए। और दूसरे अकाउंट्स जिन्हें हम कहते हैं नॉर्मल अकाउंट्स, इनको कोई एक फ़िज़िकल यूज़र जो है वो सिस्टम पे लोकल लॉगिन या रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ कर सकता है। हर यूज़र की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको हम UID कहते हैं। ऐसे जो ग्रुप्स आप बनाते हैं हर ग्रुप की भी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी जिसको हम ग्रुप ID कहते हैं। जब भी हम कोई सिस्टम अकाउंट बनाते हैं या अगर कोई भी एक सिस्टम अकाउंट है तो उसकी ID 499 या इससे कम होगी। मतलब जो सिस्टम अकाउंट बनेगा या आपके सर्वर पे जो सिस्टम अकाउंट्स हैं, चाहे वो एक ग्रुप अकाउंट हो और चाहे वो एक यूज़र अकाउंट हो, उसकी UID या GID जो है, अगर वो सिस्टम अकाउंट है तो उसकी UID या GID जो है वो हमेशा 500 से कम होगी, मतलब 0 से 499 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 499। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल यूज़र या ग्रुप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इसकी ID 500 या इससे ज़्यादा होगी। अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो तरह की यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एक है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे हमारे पास यूज़र मैनेजर अवेलेबल है, ग्राफिकल यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप यूज़र्स और ग्रुप्स क्रिएट भी कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी क्रिएटेड हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या अगर हम किसी यूज़र या ग्रुप को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उनको डिलीट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कमांड लाइन पे भी टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि हम किसी ग्राफिकल यूटिलिटी जो हमारे पास अवेलेबल है यूज़र मैनेजर, इसके थ्रू हम कैसे यूज़र्स और ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। यूज़र मैनेजर को इन्वोक करने के लिए या रन करने के लिए हम टर्मिनल पे कमांड यूज़ करते हैं system-config-users। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि यूज़र्स क्रिएट करने के लिए आपके पास रूट प्रिविलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ रूट ही यूज़र्स क्रिएट कर सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई कर सकता है या उनको डिलीट कर सकता है। तो सिस्टम कॉन्फ़िग यूज़र्स, सिस्टम कॉन्फ़िग यूज़र्स में आप देख सकते हैं आपके सिस्टम पे पहले से कौन से जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स या ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। जैसे यहाँ पे दो टैब्स हमें मिल रही हैं, एक ही यूज़र्स और दूसरी है ग्रुप्स। यूज़र्स टैब में हमें दिख रहा है कि एक यूज़र जो है टेस्ट नाम का वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसकी यूज़र ID अगर आप यहाँ पे देखो तो 500।
क्योंकि ये हमारा पहला नॉर्मल यूज़र अकाउंट है, और जैसा मैंने कहा कि जो सिस्टम अकाउंट है इसकी आईडी 0 से 499 के बीच में हो सकती है। तो जो पहला नॉर्मल अकाउंट हमने क्रिएट किया इसकी आईडी 500 है। जब भी हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं, उस यूज़र के लिए जो उसका यूज़र नेम है उसी नाम से उसका एक प्राइमरी या डिफ़ॉल्ट ग्रुप क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पे यूज़र नेम हमारा टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए एक प्राइमरी ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ जिसका नाम है टेस्ट, और हमारा जो यूज़र है टेस्ट ये इस प्राइमरी ग्रुप का मेंबर होगा। और यूज़र का फुल नेम है टेस्ट। जब लॉगिन करेगा ये यूज़र टेस्ट तो इसको जो शेल मिलेगा वो होगा बिन बैश, और इस यूज़र की होम डायरेक्टरी है /home/test। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप्स पे देखें तो ग्रुप्स में भी हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि टेस्ट यूज़र के लिए एक डिफ़ॉल्ट ग्रुप या उसका प्राइमरी ग्रुप टेस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ, और इसकी ग्रुप आईडी जो है वो भी 500 है, और इस ग्रुप का एक ही मेंबर है वो है टेस्ट यूज़र। अभी यहाँ पे जो यूज़र्स या ग्रुप्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं ये नॉर्मल यूज़र्स या नॉर्मल ग्रुप्स हैं। अगर हम सिस्टम ग्रुप्स या सिस्टम यूज़र्स देखना चाहते हैं तो हम यहाँ एडिट पे जाके प्रेफरेंसेस में ये जो चेक बॉक्स आप देख रहे हैं हाइड सिस्टम यूज़र्स एंड ग्रुप्स, इसको आप अनचेक कर दें तो आपके सिस्टम पे जितने भी सिस्टम यूज़र्स हैं या सिस्टम ग्रुप्स हैं वो भी आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। जैसे यहाँ पे आपको यूज़र्स टैब में रूट यूज़र दिखाई पड़ रहा है जिसकी यूज़र आईडी है 0, प्राइमरी ग्रुप है रूट, फुल नेम है रूट। रूट एक सिस्टम यूज़र अकाउंट है जिसकी आईडी 0 होती है। इसी तरीके से बाकी यूज़र्स बिन, डेमन, एडीएम एंड सो ऑन, ये सारे सिस्टम अकाउंट्स भी आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, और साथ में आपका जो नॉर्मल यूज़र अकाउंट था टेस्ट वो भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे एक स्पेशल अकाउंट और आपको दिख रहा है NFS नोबॉडी विच इज़ इक्विवेलेंट टू एनोनिमस और विंडोज सिस्टम्स। इसी तरीके से आप ग्रुप्स में जाएंगे तो ग्रुप्स में आपको अब सिस्टम ग्रुप्स भी दिखाई पड़ने लगेंगे, रूट, बिन, डेमन, और इनकी आईडीज़ जो है वो 0 से 499 के बीच में होगी। और साथ ही साथ जो भी आपने एक प्राइमरी ग्रुप क्रिएट हुआ था टेस्ट के लिए वो भी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जिसकी आईडी है 500। ओके, इसको हम फिर से हाइड कर देते हैं। अब अगर हम कोई एक नया यूज़र क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे हमारा बटन, हमें पहला ही बटन मिल रहा है ऐड यूज़र का। ऐड यूज़र पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना होता है कि यूज़र का हम नाम क्या रखना चाहते हैं, यूज़र नेम क्या होगा, उसका लॉगिन नेम क्या होगा। तो हम लॉगिन नेम रख लेते हैं test1। देन यूज़र का फुल नेम में भी हमने test1 रखा। देन पासवर्ड आपको कॉम्प्लेक्स सेट करना चाहिए ताकि वो आसानी से ना कोई गेस कर सके और ना ही डिक्शनरी अटैक या किसी और तरीके के अटैक से उसको हैक या क्रैक कर सके। सेकंड बॉक्स में हमने वही सेम पासवर्ड कंफर्म किया। देन लॉगिन शेल, मतलब यूज़र जब लॉगिन करेगा तो उसको कौन सा शेल मिलना चाहिए या मिलना चाहिए भी या नहीं मिलना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र को लॉगिन शेल मिलता है वो /bin/bash होता है। अगर आप चाहें तो बाकी यहाँ पे दूसरे शेल्स भी अवेलेबल हैं जो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र जो है वो लॉगिन ना कर सकें या उसे शेल ना मिले लॉगिन के बाद, तो आप यहाँ से /sbin/no login सेलेक्ट कर सकते हैं। नो लॉगिन शेल का मतलब है कि यूज़र जो है उसको शेल की एक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसे यूज़र जिनके लिए आप नो लॉगिन आपने दे रखा है कि उसको कोई शेल नहीं मिलेगा, ऐसे यूज़र्स को आप डायरेक्टली लॉगिन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि किसी सर्वर, अगर उसकी एक्सेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जैसे किसी FTP सर्वर को एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेशन अगर चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो लॉगिन का मतलब है कि ना तो वो यूज़र कंसोल के थ्रू लॉगिन कर पाएगा, ना ही वो टेलनेट के थ्रू लॉगिन कर पाएगा, ना ही SSH, मतलब कोई भी ऐसी यूटिलिटी या प्रोग्राम जिसमें लॉगिन के बाद उसे शेल मिलता है, ऐसी किसी यूटिलिटी या प्रोग्राम को वो यूज़ नहीं कर पाएगा या उसके थ्रू लॉगिन नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ ऐसे एप्लीकेशंस के थ्रू लॉगिन कर सकता है जहाँ पे शेल नहीं मिलता है, जैसे FTP। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको बिन बैश ही देते हैं शेल। देन आगे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि जो यूज़र है उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट करनी है या नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट होती है हर यूज़र के लिए। जैसे विंडोज़ में डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग्स के अंदर हर यूज़र का अपना एक प्रोफाइल फोल्डर बनता है, कुछ वैसा ही है ये। तो ये होम डायरेक्टरी क्रिएट करनी है या नहीं, और अगर क्रिएट करनी है तो वो उसकी लोकेशन और उस होम डायरेक्टरी का नाम क्या होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र्स हम बनाते हैं उनकी होम डायरेक्टरी जो होती है वो /home डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ोल्डर या डायरेक्टरी बनती है जिसका नाम
वही होता है जिस नाम से हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो होम डायरेक्टरी बनेगी वो /home के अंदर test1 नाम से बनेगी। आप चाहें तो इसका नाम यहाँ से बदल सकते हैं। क्रिएट ए प्राइवेट ग्रुप फॉर द यूज़र, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब हम यूज़र एक क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ग्रुप भी क्रिएट होता है सेम उसी नाम से जिस नाम से हमने यूज़र क्रिएट हम कर रहे हैं, और जो यूज़र होता है इस ग्रुप का मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाता है, और उस ग्रुप को हम यूज़र का प्राइवेट या प्राइमरी या डिफ़ॉल्ट ग्रुप भी कहते हैं। यूज़र आईडी, जैसा मैंने बताया कि हर यूज़र अकाउंट की अपनी एक यूनिक आईडी होती है, और जो नॉर्मल अकाउंट्स हम क्रिएट करते हैं इनकी आईडी 500 या इनसे ऊपर होती है। तो जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट हाईएस्ट अवेलेबल आईडी होगी उसको ऑटोमेटिकली यूज़ कर लेता है। जिसको लास्ट यूज़र हमने क्रिएट किया था टेस्ट की जो यूज़र आईडी थी वो थी 500। तो जो नया यूज़र अब हम बना रहे हैं test1, इसकी आईडी ऑटोमेटिकली 501 होगी, और इसी तरीके से जो इसका प्राइमरी ग्रुप क्रिएट होगा उसकी आईडी भी 501 होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी आईडी अपने हिसाब से आप यहाँ पे चेंज करके दे सकते हैं जो आप रखना चाहें। तो फिलहाल हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो डिफ़ॉल्ट आईडी इसको मिल रही है 501 हम वही रहने देते हैं। ओके प्रेस करते हैं। आपको एक वार्निंग मैसेज दे रहा है, द चूजन पासवर्ड इज़ टू वीक, इट इज़ बेस्ड ऑन ए डिक्शनरी वर्ड, डू यू वांट टू यूज़ इट एनीवे। मतलब जो पासवर्ड मैंने स्पेसिफाई किया है वो वीक है, इसलिए वार्निंग दे रहा है। पासवर्ड्स आपको ऐसे सेट नहीं करने चाहिए, पासवर्ड्स कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, उसमें कोई एक स्पेशल कैरेक्टर हो, और लोअर और अपर केस दोनों में होने चाहिए, और जो पासवर्ड्स हैं वो मीनिंगफुल नहीं होने चाहिए। खैर अगर आप यही पासवर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो यस प्रेस कर सकते हैं। तो एक नया यूज़र अकाउंट क्रिएट हो गया test1 के नाम से, जिसकी यूज़र आईडी है 501, प्राइमरी ग्रुप test1, फुल नेम test1, लॉगिन शेल जो मिलेगा वो होगा bin_bash, और होम डायरेक्टरी जो है वो /home/test1। ग्रुप्स में अगर देखें तो एक ग्रुप test1 के नाम से क्रिएट हो गया जिसकी आईडी है 501, और इस ग्रुप का मेंबर है test1। अब इस यूज़र अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो इस यूज़र अकाउंट पे आप डबल क्लिक भी करके ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यूज़र को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ का जो बटन आ रहा है इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये 4 टैब्स में डिवाइडेड है, यूज़र डेटा, अकाउंट इन्फो, पासवर्ड इन्फो एंड ग्रुप्स। तो सबसे पहले यूज़र डेटा आ रहा है जहाँ पे आप यूज़र का नाम, फुल नेम बदलना चाहें, पासवर्ड चेंज करना चाहें, होम डायरेक्टरी की लोकेशन बदलना चाहें, या शेल बदलना चाहें, तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। जो दूसरी टाइप हमें मिल रही है अकाउंट इन्फो, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि यूज़र का अकाउंट जो है वो एक सर्टेन टाइम के बाद जो है अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए। जैसे आप ऐसा हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक यूज़र जो है जो टेम्परेरी एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपके ऑफिस में है, तो आप उस यूज़र के लिए आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और सेट कर सकते हो कि ये जो अकाउंट है वो एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद, आफ्टर ए वीक और आफ्टर ए मंथ ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए। तो वो डेट आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जिसका फॉर्मेट ही बता रहा है। सबसे पहले ईयर आएगा, देन मंथ एंड देन डेट, जिस डेट पे आप चाहते हो कि ये अकाउंट एक्सपायर हो जाए। नीचे फिर आपका सारा लोकल पासवर्ड इज़ लॉग्ड। लोकल पासवर्ड इज़ लॉग्ड तब होता है जब आप कमांड लाइन से यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हो और अगर आपने उसका पासवर्ड सेट नहीं किया है तो उसका लोकल पासवर्ड जो है वो लॉग्ड होता है और आप यूज़र अकाउंट से लॉगिन नहीं कर सकते हो। इसको हम अभी आगे देखेंगे जब हम कमांड लाइन यूटिलिटी से एक यूज़र क्रिएट करेंगे। तीसरी टाइप फिर हमारे पास है पासवर्ड इन्फो। पासवर्ड इन्फो में सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो यूज़र है इसका पासवर्ड कब चेंज हुआ था आखिरी बार, यूज़र लास्ट चेंज पासवर्ड ऑन। यूनिक्स में या लिनक्स में जो डेट्स की या टाइम की कैलकुलेशन है वो यूनिक्स एपॉक से कैलकुलेट होती है। यूनिक्स एपॉक एक रेफरेंस डेट है 1 जनवरी 1970, 1 जनवरी 1970, जहाँ से हम डेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये तो आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही दिखा रहा है कि 1 नवंबर 2011 को यूज़र का पासवर्ड जो है वो चेंज हुआ था, क्योंकि हमने इसी डेट पे यूज़र क्रिएट किया है और उसका पासवर्ड भी हमने इसी डेट पे क्रिएट किया है। देन अब अगर आप चाहते हैं कि यूज़र का जो पासवर्ड है वो एक सर्टेन टाइम के बाद एक्सपायर हो जाए तो उससे रिलेटेड सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। ये चेक बॉक्स आप इनेबल करिए, इनेबल पासवर्ड एक्सपायरेशन। यहाँ पे जो सबसे पहली सेटिंग आ रही वो है डेज बिफोर चेंज अलाउड। इसको आप पासवर्ड की मिनिमम एज भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो यूज़र है वो अपना पासवर्ड कब चेंज कर सकता है, मतलब जो पासवर्ड है उसको मिनिमम कितने टाइम के लिए यूज़ करना पड़ेगा।
जैसे यूज़र ने अपना पासवर्ड से आज की डेट में चेंज किया है, और अगर हम ये पासवर्ड की मिनिमम एज 2 कर दें, तो इसका मतलब होगा कि यूज़र जो है अब नेक्स्ट अगले 2 दिन से पहले इस पासवर्ड को चेंज नहीं कर पाएगा। मतलब जिस भी डेट को वो अपना पासवर्ड बदलेगा, उसके बाद वो पासवर्ड उसे कम से कम 2 दिन तक यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। इसकी वैल्यू अगर 0 सेट है तो इसका मतलब है कि पासवर्ड की कोई मिनिमम एज नहीं है और यूज़र अपना पासवर्ड कभी भी बदल सकता है। डेज बिफोर चेंज रिक्वायर्ड, और ये वैल्यू सेट है 99,999, जो कि बहुत लंबा पीरियड है अगर हम डेज़ में देखें तो। अगर ये वैल्यू सेट है तो इसका मतलब है कि जो यूज़र है उसका जो पासवर्ड है वो कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। मतलब अगर यूज़र अपना पासवर्ड नहीं चेंज करता है तो वो इसी पासवर्ड को सालों साल यूज़ कर सकता है। लेकिन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी होता है कि यूज़र जो है वो टाइम टू टाइम अपने पासवर्ड जो है वो चेंज करता रहे। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पासवर्ड पॉलिसी ये कहती है कि यूज़र का पासवर्ड एक सर्टेन टाइम के बाद चेंज होना चाहिए, तो वो टाइम पीरियड आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे 30 सेट कर दें तो इसका मतलब होगा कि जो यूज़र है उसे अपना पासवर्ड 30 डेज़ के बाद में चेंज करना पड़ेगा। देन डेज वार्निंग बिफोर चेंज, यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर होने से कितने दिन पहले उसे वार्निंग मैसेज मिल जाए, जो कि अभी करंटली सेट है 7 पे। 7 का मतलब है कि यूज़र जो है अगर उसका पासवर्ड एक्सपायर होना है तो उसके पासवर्ड एक्सपायर होने से 7 दिन पहले ही उसे वार्निंग मैसेज जो है वो मिल जाएगा। डेज बिफोर अकाउंट इनएक्टिव, इसका मतलब है कि अगर यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद वो यूज़र अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकेगा या नहीं, जो कि अभी सेट है -1 पे। -1 पे सेट होने का मतलब है कि ये जो सेटिंग है ये डिसेबल्ड है, या यूज़र का पासवर्ड अगर एक्सपायर हो भी जाता है तो उसके बाद भी उसके अकाउंट की एक्सेस ब्लॉक नहीं होगी, अकाउंट उसका डिसेबल नहीं होगा, बल्कि वो अपना अकाउंट जो है उसको पुराने पासवर्ड से ही एक्सेस करता रहेगा। जबकि इसकी वैल्यू अगर हम 0 सेट कर दें तो इसका मतलब होगा कि यूज़र का अकाउंट जो है वो जैसे ही उसका पासवर्ड एक्सपायर होता है उसका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाएगा और वो यूज़र लॉगिन नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी वैल्यू सेट करते हो, जैसे हमने यहाँ पे अगेन से 5 सेट किया, इसका मतलब होगा कि यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर होने के 5 दिन बाद उसका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। मतलब पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद भी वो अगले 5 दिनों तक अपना अकाउंट उसी पुराने पासवर्ड से यूज़ करता रह सकता है। देन फाइनली ग्रुप्स की टाइप है हमारे पास। ग्रुप्स की टाइप में जैसे हमने बताया कि जब हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं तो एक ग्रुप क्रिएट होता है जिसको हम यूज़र का प्राइमरी ग्रुप कहते हैं, जिसका नाम वही होता है जिस नाम से हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, और यूज़र इसी ग्रुप का मेंबर होता है। मतलब अगर हम सिस्टम पे जितने यूज़र बनाते जाएंगे हर यूज़र का अपना एक प्राइमरी ग्रुप क्रिएट होता जाएगा और उस प्राइमरी ग्रुप का मेंबर सिर्फ वही यूज़र होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूज़र को आप किसी दूसरे ग्रुप का भी मेंबर बनाना चाह रहे हो तो आपके सिस्टम पे जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल रही है। ये सारे ग्रुप्स हैं आपके सिस्टम पे। आप चाहें तो इनमें से किसी भी ग्रुप का मेंबर अगर बनाना चाह रहे हैं यूज़र को तो आप वो ग्रुप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यूज़र ऑटोमेटिकली उस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। तो आप ये भी यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने यूज़र बनाया और इसकी प्रॉपर्टी सेट की, उसी तरीके से आप यहाँ से ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप जैसे यहाँ पे 2 ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, एक टेस्ट और एक टेस्ट1, जो कि प्राइमरी ग्रुप्स हैं यूज़र टेस्ट और टेस्ट1 के लिए। इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो आप ग्रुप सेलेक्ट करें और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें। यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रुप नेम दिखा रहा है टेस्ट1, और जो सेकंड टैब है ग्रुप यूज़र, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो ग्रुप है इसके कौन कौन से मेंबर्स आप यहाँ से देख भी सकते हो और आप यहाँ से ऐड भी करा सकते हो। जैसे फ़िलहाल सिर्फ टेस्ट1 जो है वो इस टेस्ट1 ग्रुप का मेंबर है। अगर आप किसी और यूज़र को बनाना चाहें तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस यूज़र को इस टेस्ट1 ग्रुप का मेंबर बनाना चाह रहे हो। जैसे अगर आप चाहते हो कि टेस्ट यूज़र भी टेस्ट1 ग्रुप का मेंबर बन जाए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई ये तो खैर प्राइमरी ग्रुप्स हैं। अगर आप कोई दूसरा ग्रुप क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पे आपको सेकंड बटन मिल रहा है ऐड ग्रुप का। ऐड ग्रुप पे आप क्लिक करें। यहाँ से जैसे हमने एक ग्रुप क्रिएट किया से उसका नाम हमने रखा प्रोजेक्ट एक्स। अगेन ग्रुप आईडी आप मैनुअली दे सकते हैं, अदरवाइज जो नेक्स्ट अवेलेबल आईडी होगी, जो कि जैसे कि लास्ट यूज 501 थी तो नेक्स्ट आईडी है 502 यहाँ पे अपने आप ले रहा है। आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं चेक बॉक्स चेक करने के बाद भी, जो कि हम नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। ओके, तो एक और ग्रुप क्रिएट हो गया प्रोजेक्ट एक्स के नाम से जिसकी ग्रुप आईडी है 502।
और मेंबर्स की लिस्ट अभी एम्प्टी है, कोई भी यूज़र इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। अब अगर हम यूज़र्स को इस ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं तो हम इस प्रोजेक्ट एक्स ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और यहाँ पे ग्रुप यूज़र्स वाले टैब पे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने सेलेक्ट किया कि टेस्ट और टेस्ट वन ये दोनों इस ग्रुप के मेंबर होंगे। ओके प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए ये टेस्ट और टेस्ट वन ये दोनों यूज़र्स इस प्रोजेक्ट एक्स ग्रुप के मेंबर्स बन गए। ओके तो इस तरीके से आप ये जो यूज़र मैनेजर ग्राफिकल यूटिलिटी है इसके थ्रू यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं या इनकी प्रॉपर्टीज़ को आप मॉडिफाई कर सकते हो। फाइनली अगर आप चाहें तो आप यहाँ से यूज़र्स और ग्रुप्स को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप यूज़र को सेलेक्ट करिए और डिलीट का बटन यहाँ से प्रेस करेंगे। डिलीट का बटन जब हम प्रेस करते हैं तो पहले तो आपसे कन्फर्मेशन मांगता है कि आप वेदर यू रियली वांट टू रिमूव दिस यूज़र और नॉट। और साथ में आपसे एक चीज़ और पूछता है ये कि यूज़र जब हम डिलीट करते हैं तो यूज़र की जो होम डायरेक्टरी अगर उसमें डेटा पड़ा हुआ है तो यूज़र की होम डायरेक्टरी प्लस जिसकी लोकेशन है इस हमारे केस में /home/test1 उसकी मेल डायरेक्टरी या मेल स्पूल वेयर स्पूल मेल test1 और जो भी उसके टेम्परेरी फाइल्स हैं इनको रिमूव करना है या नहीं। अगर आप सिर्फ यूज़र रिमूव करना चाहते हो और उसकी होम डायरेक्टरी और मेल डायरेक्टरी वगैरह डिलीट नहीं करना चाहते हो तो आप ये चेक बॉक्स यहाँ से अनचेक कर दीजिए। अनचेक करने से ये होगा कि सिर्फ यूज़र डिलीट होगा, इसकी होम डायरेक्टरी और मेल डायरेक्टरीज वगैरह जो है वो बची रहेंगी। लेकिन अगर आप सब कुछ डिलीट करना चाहते हो तो आप चेक बॉक्स चेक रहने दीजिए और यहाँ से यस प्रेस करिए तो ये यूज़र और इसकी होम डायरेक्टरीज डिलीट हो जाएंगी। इसी तरीके से ग्रुप्स में अगर आप कोई ग्रुप डिलीट करना चाहते हैं, एक चीज़ और आप नोटिस करिए कि जैसे हमने यूज़र डिलीट किया उसका प्राइमरी ग्रुप भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। साथ ही इस तरीके से आपने जो एक ग्रुप क्रिएट किया था इस ग्रुप को अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट प्रेस करिए। अगेन कन्फर्मेशन आपसे मांग रहा है, आप यस कर दीजिए तो ये ग्रुप भी जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये थी वो ग्राफिकल यूटिलिटी यूज़र मैनेजर जिसके थ्रू हम RHEL6 पे यूज़र्स और ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं और साथ में अगर हम चाहें तो यूज़र्स और ग्रुप को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं।